नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने आकृति मूलक भाषा के अंतर्गत योगात्मक भाषा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों ने अयोगात्मक भाषाओं को देखा है। अयोगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का योग नहीं होता है, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग नहीं होता है, शब्द भेद नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, इस प्रकार से शब्द प्रकार नहीं हुआ करता है और शब्द मूल रूप में ही रहा करते हैं। धातु रूप में क्रियाएं रहा करती हैं और शब्द जो हैं वे प्रतिपद के रूप में या प्रातिपदिक के रूप में रहा करते हैं। शब्दों में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, विकृति नहीं उत्पन्न होती है, इसीलिए शब्दों के रूप नहीं बनते। विभिन्न रूप जो होते हैं, लड़का लड़की, लड़कियों लड़कों, ऐसे रूप या क्रिया के ही रूप जो है, जाता हूँ, जाएंगे, जाऊंगा, जा रहा हूँ, आदि रूप जो है इस प्रकार से नहीं हुआ करते। शब्दों का अपना स्थान होता है, क्रम होता है और क्रम से एक ही शब्द कहीं संज्ञा का काम करता है, कहीं सर्वनाम का काम करता है, कहीं विशेषण का काम करता है, कहीं क्रिया का काम करता है। वही शब्द या कर्ता कर्म इस तरह से वह काम करता है, स्थान के हिसाब से, क्रम के हिसाब से। और स्वर की प्रधानता होती है और निपात की प्रधानता होती है। निपात लगाने पर भी संबंध सूचक अवयव अव्यय लगाने पर भी शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसका व्याकरण जो है अयोगात्मक भाषाओं का 1.5 से 2 पृष्ठों में लिखा चला जाता है। और एक नया शब्द है अयोगात्मक भाषाओं के लिए, इसको अलगंत भाषाएं भी कहते हैं। अलगंत भाषा, अयोगात्मकता प्रधान भाषा। अलगंत भाषाएं अयोगात्मक भाषाओं का ही दूसरा नाम है। और इस भाषा की एक और विशेषता है कि इनमें जो है अनुनासिक ध्वनियों की बहुलता, जिन ध्वनियों का उच्चारण नासिका से होता है और वे ध्वनियां जो हैं बहुत ही अधिक संख्या में हुआ करती हैं। योगात्मक भाषाएं इसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग होता है, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग होता है, शब्द भेद हुआ करता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या कर्ता कर्म कारक
हुआ करता। कर्ता, कर्म, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और फिर वचन हुआ करता, लिंग हुआ करता, और काल तो हुआ ही हुआ करता है। तो इस प्रकार से शब्द जो है योगात्मक भाषाओं परिवर्तित रूप में मिलते और क्रियाएं भी परिवर्तित रूप में मिलती। दूसरी बात यह है कि योगात्मक भाषाओं का व्याकरण विशद हुआ करता है, अत्यंत विस्तृत हुआ करता है, बृहत हुआ करता है। संक्षेप में इस प्रकार के व्याकरण को नहीं लिखा जा सकता है। योगात्मक भाषाओं के व्याकरण को संक्षेप में नहीं लिखा जा सकता। आइए देखते हैं कुछ चीज़ें जो हैं जरूरी हैं और महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने पिछले वर्ग में बताया था कि पद जो है शब्द में विभक्ति लगकर, और बार बार यह भी कहा था कि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए स्वतंत्र नहीं। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा मन में उठती है कि शब्द जो हैं वे क्यों नहीं वाक्य में प्रयोग में आने के लिए स्वतंत्र है। एक साधारण उदाहरण मैं देना चाहूँगा। घर में हम लोग जिस प्रकार के कपड़े पहन करके रहते हैं, उन कपड़ों में बारात आदि में नहीं जाते, स्कूल कॉलेज नहीं जाते, विशेष अवसर पर वैसे कपड़ों में नहीं जाते। जब भी बाहर निकलना होता है तो हम सुसज्जित परिधान में निकलते हैं। तो शब्द जो है विभक्ति ही इनके लिए सुसज्जित परिधान, और शब्द में जब विभक्ति लग जाती है तब ये वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि सविभक्तिक हैं, अविभक्तिक नहीं हैं। शब्द अविभक्तिक होते हैं, विभक्ति रहित होते हैं, इसीलिए ये जो है वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। तो एक बात जो है महत्वपूर्ण बात स्पष्ट हुई। दूसरी बात है कि पद जो है शब्द में विभक्ति लगा करके बनता है, ये हम जान चुके हैं। और देखिए कि शब्द जो है मुख्य रूप से दो ही प्रकार के, विकारी और अविकारी। बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है
विकारी को सव्यय भी कहते हैं, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। विकारी जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक। विस्मय जोड़ आदि, विस्मयादि। ये जैसे धीरे धीरे शब्द, तो धीरे धीरे शब्द हर जगह धीरे धीरे ही के रूप में आएगा, धीरे धीरे में कभी परिवर्तन नहीं होगा। और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, और इस तरह से जो ये शब्द हैं तो इनमें कभी रूप में परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकृति नहीं आती है, कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, इसीलिए अविकारी कहे जाते हैं, अव्यय कहे जाते हैं। और इनमें क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये सब शब्द आते हैं। यहां ध्यान में रखने की जरूरत है कि इनमें कोई विभक्ति नहीं लगती है, इसीलिए ये अविकारी होते हैं, ये अपद होते हैं, पद नहीं होते। और ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इनमें विभक्तियां लगती हैं और ये पद बन जाते हैं। इसलिए बताया था मैंने पिछले वर्ग में, मुख्य रूप से दो ही पद के विषय में बताया था, संज्ञा पद और क्रिया पद। लेकिन पद जो होंगे यही 4 प्रकार के होंगे, इससे अधिक प्रकार के पद नहीं हो सकते हैं। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद। तो पद जो होंगे यही 4 प्रकार के होंगे, इससे अधिक प्रकार के पद नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यह पदबंध, पदबंध में बस एक और नाम जुड़ जाएगा, संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा और एक जो है क्रिया विशेषण पदबंध होगा। बाकी पदबंध भी यही 5 प्रकार के। तो जो व्याकरण पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, तो उनके लिए यह समझना जरूरी है कि पद बस यही 4 प्रकार के होते हैं। और पदबंध जो है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, बस यही होते हैं। और ये संबंध सूचक पद या समुच्चय बोधक पद, विस्मयादि बोधक पद या क्रिया विशेषण पद ये नहीं होंगे। और संबंध सूचक पदबंध भी नहीं होंगे, समुच्चय बोधक पदबंध भी नहीं होंगे और विस्मयादि बोधक पदबंध भी नहीं होंगे। बस क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। और इधर संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध, ये इस तरह से ये हुआ करता। एक बात और स्पष्ट करनी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्यय का बहुत ही व्यापक अर्थ है, ये मैंने बताया।
और ये भी कि विभक्ति भी प्रत्यय ही हुआ कर, विभक्ति भी प्रत्यय ही हुआ कर, इसीलिए किसी भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। विभक्ति के साथ एक बात और समझने की आवश्यकता है कि पाणिनीय भाषा, पाणिनीय व्याकरण एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति नहीं लगती है, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो पाणिनि मुनि का व्याकरण है उसमें एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति नहीं लगती है। और यह भी देखने की आवश्यकता है कि वैदिक संस्कृत में एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति लगती है, जैसे जन जोर अस, जना, और फिर जनाह जोर अस, जनासह, जन जोर अस जना, और जनाह जोर अस जनासह, तो दो विभक्तियां लगी वैदिक संस्कृत। पाणिनि मुनि की संस्कृत में ये दो विभक्तियां नहीं लगती हैं, यही ध्यान में रखना है। तो जब दो विभक्तियां नहीं लगती हैं तो इसी विभक्ति को पाणिनीय व्याकरण में चरम प्रत्यय कहा जाता है। चरम प्रत्यय जिस विभक्ति के बाद किसी और विभक्ति के लगने की संभावना नहीं होती और कोई विभक्ति नहीं लग सकती है, तो उसी विभक्ति को चरम प्रत्यय कहते हैं। और बताया विभक्ति और प्रत्यय, विभक्ति भी प्रत्यय ही होते हैं, लेकिन क्योंकि पाणिनीय व्याकरण में एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति नहीं लगती है, इसीलिए इस विभक्ति को चरम प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में धारा बदल गई, हिंदी में एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति लगती है। इस घर में के लोग, आप देखिए, में विभक्ति है, के विभक्ति, और इस घर में के लोग। अब देखिए, में के बाद एक विभक्ति है और के ये दूसरी विभक्ति, तो इस घर में के लोग, अब वाक्य बना लीजिए, बहुत अच्छे। तो ये दो विभक्तियां संस्कृत जो पाणिनि मुनि की संस्कृत है उससे अपना रास्ता जो है हिंदी में मार्ग जो है अलग कर लिया है, बदल लिया है, परिवर्तित कर लिया। इस तालाब में की मछलियां बड़ी चंचल हैं, तो में की मछलियां, उस छत पर के दौड़ते हुए लड़के, उस छत पर के दौड़ते हुए लड़के, तो पर भी है अधिकरण कारक का, और के भी है ये संबंध कारक का, सृष्टि कारक का जो है वह चिन्ह। तो ये हमने देखा है, इसीलिए वो कोई कहे
कहने वाले बहुत हैं कि प्रत्यय विभक्ति और क्या 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 ये तो ये सब देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि विभक्ति और प्रत्यय एक ही हुआ करते, कोई अलग अलग हुआ नहीं करते। और ये भी बताया कारक के चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। हमने योगात्मक भाषाओं को समझा है और अच्छी तरह समझा। अब योगात्मक भाषाओं को समझने का प्रयास करें। योगात्मक भाषा में प्रकृति और प्रत्यय का योग होता है और बताया गया अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग होता है और शब्द भेद हुआ करता है और कारक हुआ करता है, काल हुआ करता है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, ये सब हुआ करता है और इसके अनुसार शब्दों के रूप जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो यह आइए योगात्मक भाषाओं के कई नाम, पहले इन नामों पर हम थोड़ी चर्चा करें क्योंकि योगात्मक भाषाओं के जो नाम अभी मैंने बताया कि योगात्मक भाषा का एक नया नाम अलगंत भाषाएं भी है, तो उसके विपरीतार्थक योगात्मक भाषा को ये अलगंत अयोगात्मक भाषाओं के लिए तो आ हटा देंगे और स लगा देंगे, सलगंत भाषा। आप पूरा पूरा लिखेंगे सलगंत भाषा। उसके बाद दूसरा नाम जो है सावयव भाषा, सौ जो अवयव, सावयव, निरवयव के विपरीतार्थक योगात्मक को निरवयव भाषा ही कहा जाता है, तो उसके विपरीत अर्थ में सावयव भाषाएं कहेंगे। और उसको इनऑर्गेनिक लैंग्वेज कहते हैं योगात्मक भाषाओं को, तो इसको ऑर्गेनिक लैंग्वेज, ऑर्गेनिक लैंग्वेज कहेंगे। ऑर्गेनिक लैंग्वेजेस के बाद देखिए कि एग्लूटिनेटिंग लैंग्वेजेस, इसको यह भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कि एग्लोमिरेटिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं, एग्लोमिरेटिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। उसके बाद अबाउंडिंग इन एफिक्सेस, यह लैंग्वेज भी कहते हैं। अबाउंडिंग इन एफिक्सेस, यह भी भाषा कहते हैं। उसके बाद प्रकृति प्रत्यय प्रधान, प्रकृति प्रत्यय प्रधान भाषाएं। और यह देखिए कि उपचयात्मक संचयात्मक भाषा, उपचयात्मक
संचयात्मक भाषाएं। उपचय प्रधान, संचय प्रधान भाषाएं, उपचय मूलक, संचय मूलक भाषाएं। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे। और अलग से भी कह सकते हैं, प्रत्यय प्रधान भी भाषाएं कह सकते हैं, प्रत्यय प्रधान भाषाएं। और फिर देखिए कि संयोगात्मक, संयोगी या संयोग प्रधान या संयोग मूलक। तो संयोगात्मक, संयोगी, संयोग प्रधान या संयोग मूलक। एक बार नाम ये कर लेने से इसका लाभ यह होता है कि फिर भूलने की कोई आशंका नहीं रहती। तो यह जो है बिल्कुल ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और ये फिर विभक्ति प्रधान या विभक्ति योगात्मक भाषाएं, विभक्ति प्रधान भाषाएं, विभक्ति योगात्मक भाषाएं, समास प्रधान भाषाएं, समासात्मक भाषाएं, समास प्रधान भाषाएं, समासात्मक भाषाएं, समास मूलक भाषाएं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे जो नाम हैं योगात्मक भाषाओं के, वो मैंने अभी आपको बताए। वर्ग में पढ़ाई पर ध्यान देने से इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वह छूटेगा नहीं। यहाँ तक कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी वो सभी इसी में सम्मिलित हैं। और ध्यान से देखने पर, क्रम से देखने पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हल होते चले जाएंगे और सामने उनके उत्तर भी आते चले जाएंगे। तो यह हमने देखा है। अब देखते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय का इसमें योग होता है। या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग होता है। लेकिन प्रकृति और प्रत्यय के योग की अपनी एक प्रकृति होती, अपना एक स्वभाव होता, अपनी एक विशेषता होती। और केवल स्वभाव ही नहीं बल्कि दोनों में योग की मात्रा भी होती। तो योग के स्वभाव और मात्रा के अनुसार ही योगात्मक भाषाओं के भेद हुआ करते हैं। ध्यान रखना है, प्रकृति और प्रत्यय का योग होता है योगात्मक भाषाओं में, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग होता है योगात्मक भाषाओं में। लेकिन योग की प्रकृति जो होती, नेचर ऑफ एडिशन, वह जो होता है, और फिर उसकी योग की अपनी मात्रा भी होती, किस परिमाण में, किस मात्रा में, कितने अंशों में वे मिलेंगे,
अधिक मिलेंगे या कम मिलेंगे, मिलेंगे भी और नहीं भी मिलेंगे। तो इस तरह से योगात्मक भाषाओं के भेद होते हैं और मुख्य रूप से 3 भेद हुआ करते हैं मुख्य रूप से। ये तीनों भेद जो है देखेंगे। योगात्मक भाषाओं के मुख्य रूप से 3 भेद होगा। और प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं और अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। ध्यान रखना, योगात्मक भाषाओं के योग की प्रकृति और मात्रा के अनुसार योगात्मक भाषाओं के मुख्य रूप से 3 भेद हुआ करते हैं। पहला भेद प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, दूसरा भेद श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं और तीसरा भेद अश्लिष्ट योगात्मक भाषा। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष चिपकना, श्लेष अलंकार भी जिसमें एक ही शब्द में कई कई अर्थ चिपके हुए हो। और रहीमन पानी राखिए, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो पानी में 3 अर्थ हैं। मोती के लिए कांति, आभा चमक, द्युति और मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, ऑनर और चूना के लिए जल। यहाँ चूना के लिए जो है वह जो है मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ जल। तो श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ और प्रश्लिष्ट चिपके हुए क्या होते हैं? अर्थ तत्व और संबंध, प्रकृति और प्रत्यय। चिपके हुए हो। और प्रकृष्ट तो प्रकृष्ट रूप से श्लिष्ट होते हैं, अर्थगत और संबंध बहुत ही घनिष्ठता से चिपके हुए हो, जुड़े हुए हो। और इतनी घनिष्ठता होती प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं कि अर्थ तत्व को और संबंध तत्व को अलग अलग देख पाना वह सबके लिए संभव नहीं होता है। प्रश्लिष्ट अर्थ तत्व और संबंध तत्व इतनी घनिष्ठता से चिपके हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं कि इनको अलग कर पाना, अलग अलग समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव। और इसीलिए इसमें जो अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग
योग होता, इसको दधिघृत योग कहते हैं। दधिघृत योग का, दही में जिस प्रकार से घृत मिला हुआ रहता है, घी मिला हुआ रहता है, और उसको देख पाना संभव नहीं होता, उसी तरह से इसमें अर्थ तक और संबंध तक जुड़े हुए होते हैं, और इन दोनों को देख पाना, अलग अलग देख पाना संभव नहीं हुआ करता। तो बात करेंगे श्लिष्ट योगात्मक भाषा। देखिए, इसको समास प्रधान भी कहते हैं, समास प्रधान योगात्मक भाषाएं भी कहते हैं, और श्लिष्ट को विभक्ति प्रधान योगात्मक भाषाएं भी। इसमें अर्थ तक और संबंध तक जुड़े तो रहते हैं, लेकिन इनका जुड़ना समझ में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। जैसे देखिए, आर्जव है, आर्ष है, ये सबको नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो है ऋजु में आ लगा करके आर्जव बनता है, ऋषि में आ लगा करके आर्ष बनता है, ऋषि से संबंधित, सीधेपन से संबंधित, सरलता से संबंधित, कुटिलता रहित, वक्रता रहित आर्जव। तो ये तो आर्जव को देख करके कोई नहीं कहेगा कि ये ऋजु से बना हुआ शब्द। उसी तरह से आर्ष को देख करके कोई नहीं कह सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है। जो मेधावी छात्र हैं वह क्यों नहीं कहेंगे, अवश्य कहते हैं ऋषि से बना हुआ है आर्ष। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कहते हैं। इसमें अर्थ तक और संबंध तक, श्लिष्ट प्रधान योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में या विभक्ति प्रधान योगात्मक भाषाओं में अर्थ तक और संबंध तक जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इनको देख पाना संभव होता है, मुश्किल से देख पाते हैं, कठिनाई से देख पाते हैं, लेकिन देखते अवश्य। जैसे वैभव, विभव में अ जोड़ करके वैभव बना। ऐतिहासिक है, देखिए इतिहास में इक लगाकर ऐतिहासिक। भौगोलिक है, भूगोल में इक लगाकर भौगोलिक। तो भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, नीति में इक लगा देंगे नैतिक। तो नैतिक है, तो नैतिक में दिखाई देता है कि इक है, और जब इक को अलग कर लेंगे तो फिर वह नीति रह जाए। तो नीति जो इक, नैतिक, राजनीति जो इक, राजनैतिक। तो यह हम देखते हैं। तो इसमें संबंध तत्व है, दिखाई देता है, इक है और भूगोल होगा, और इस तरह से हम देखते हैं। जैसे कौरव, पांडव, राघव, तो इस तरह से हम देखते हैं। शायक है, गायक है, नायक है, तो वह हम देखते हैं कि विभक्ति लगी हुई है, लेकिन इस प्रकार से लगी हुई है कि वह दिखाई देती है। और इसमें जो योग होता है वह जो है योग नीर क्षीर का योग होता है।
नीर, जल, क्षीर, दूध, मिल्क, नीर और क्षीर का योग होता है। दूध में पानी मिला हुआ है। तो जो पारखी होते हैं, जिनकी दृष्टि पारखी होती है, वे समझ जाते हैं कि क्षीर में नीर मिला हुआ। और कभी कभी वह यह भी जानते हैं कि नीर में ही क्षीर मिला हुआ। अर्थात जल की मात्रा दूध में जो है वह अत्यधिक है, कम नहीं है। तो यह जो है नीर क्षीर योग। आश्लिष्ट योगात्मक, इसमें चिपके हुए रहते हैं, इसमें प्रकृष्टता पूर्वक चिपके हुए रहते हैं, इसमें चिपके हुए रहते भी हैं और दिखाई भी दे। आश्लिष्ट योगात्मक, आश्लिष्ट में आस तक और संबंध तक चिपके हुए नहीं रहते हैं, लेकिन उनका योग रहता ही रहता, इसीलिए आश्लिष्ट योगात्मक कहते हैं। इसमें जैसे देखिए मानव जोड़ता, तो मानवता बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। कृपण अजोड़ता, कृपणता या अनुजोड़ शासन, तो अनुशासन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। तो ये अनु है और ये शासन है, ये प्रत्यय है और यह मूल शब्द। कृपण मूल शब्द है और ताप्रत्यय है। मानव को मूल शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि मानव का मूल शब्द मनु है। मनु में अप्रत्यय लगा, तब यह मानव बना। मनु में अप्रत्यय लग करके मानव, और मानव में का प्रत्यय लग करके मानवता शब्द व्युत्पन्न हुआ, तो मानवता हम देख रहे हैं ये। और आप देखिए यहाँ कार्पण्य, कार्पण्य ये कृपण से बना, कृपण में अप्रत्यय लग करके कार्पण्य बना। कृपणता कंजूसी, तो कार्पण्य। कृपणता का भाव कार्पण्य, तो ये प्रश्लिष्ट में आएगा। और कृपणता जो शब्द आएगा वह अश्लिष्ट में आएगा। तो अश्लिष्ट होते हैं, चिपके हुए नहीं रहते हैं, लेकिन योग होता है। अगर योग नहीं होगा तो अयोगात्मक हो जाए, अयोगात्मक होना नहीं है। तो अर्थ तत्व और संबंध तत्व बिल्कुल चिपके हुए नहीं रहते हैं, लेकिन उनका योग होता ही होता है। इसीलिए इस प्रकार की भाषाओं को अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कहते हैं। और अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को प्रत्यय प्रधान भाषा में, इसमें प्रत्यय की प्रधानता होती। ये प्रत्यय मिले हुए हैं, ये प्रत्यय मिले हुए हैं। प्रत्यय का मैंने पिछले वर्ग में बड़ा ही व्यापक अर्थ बताया है कि अब उपसर्ग भी प्रत्यय में ही सम्मिलित कर लिए गए हैं, गिने जाने लगे। और मध्य सर्ग भी, अंत सर्ग भी, और इस तरह से ये। और इसमें जो योग होता है प्रत्यय प्रधान योगात्मक भाषाओं में या अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का जो योग होता है
मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह योग जो है तिल तंडुल योग होता है। तिल तंडुल योग। तिल हम जानते हैं काले रंग का खाद्य पदार्थ है, बिल्कुल छोटा छोटा, और सफेद तिल भी और भूरे रंग का भी हुआ करता है। तंदूर अरवा चावल जो टूटा हुआ नहीं हो, पूजन सामग्री में अरवा चावल का उपयोग किया जाता है और अखंड अरवा चावल होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो तिल तंदूर, तिल और तंदूर कई तरह की रंगोलियां बनाते हैं, सज्जा का काम करते हैं, और कई बार चावल को जो है, थोड़े थोड़े चावल को जो है, तंदूर को जो है अलग अलग रंगों में रंग दिया जाता है, सुखा लिया जाता है और तब फिर उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। यहाँ है कि तिल और तंदूर मिला भी देंगे तो दोनों अलग अलग देखे जा सकते हैं, परखे जा सकते हैं और अलग अलग चुन करके निकाले भी जा सकते हैं। तो तिल तंदूर का जो होता है, इसमें विभक्ति प्रधान भाषाओं में, प्रत्यय प्रधान भाषा में, अश्लिष्ट भाषा में ये जो है ये संयोग हुआ करता। और आज हम इसमें समास प्रधान भाषाओं में देखेंगे कि समास प्रधान भाषा, प्रश्लिष्ट भाषा, और इसको हमने समझा कार्पण्य, आर्ष, आर्य। तो इस तरह से ये शब्द जो है इसमें प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार से मिल गए हैं कि इनको जो है अलग अलग देख पाना, समझ पाना, परख पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। आइए देखिए इसके कितने नाम, क्योंकि प्रश्लिष्ट प्रधान भाषा को एक तो समास प्रधान भाषा, समासात्मक भाषा, समास मूलक भाषा, यह भाषा है। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, समास प्रधान भाषाएं, समासात्मक योगात्मक भाषाएं, समास मूलक योगात्मक भाषाएं, तो इतनी भाषाएं कहते हैं। अब देखिए इनको बहुसंहित भी कहते हैं। इस बहुसंहित, बहुसंहित और ये बहुसंहित हैं। इनको अंग्रेजी में इनकॉर्पोरेटिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग लैंग्वेजेस। और यह देखिए कि इनको बहुसंश्लेषणात्मक भी कहते हैं। बहुसंहित है तो बहुसंश्लेषणात्मक भी कहते हैं।
और अंग्रेजी में इसके लिए होगा पॉलीसिंथेटिक। पॉलीसिंथेटिक लैंग्वेजेस, ये बहु संश्लेषणात्मक भाषा को अंग्रेजी में कहेंगे कि पॉलीसिंथेटिक लैंग्वेज। एक और इसका बड़ा नाम है अच्छा, अव्यक्त योगात्मक। प्रकृति और प्रत्यय का तो योग होता है, लेकिन वह व्यक्त नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो पाता, अव्यक्त हो जाता। और इसको जो है अंग्रेजी में होलोफ्रेजिक कहते हैं। अंग्रेजी में अव्यक्त योगात्मक होलोफ्रेजिक, होलोफ्रेजिक लैंग्वेजेस। तो इतने जो हैं नाम हैं। और आप देखिए ये एक और नाम है, बता रहा हूं, संघाती, संघात प्रधान, संघातात्मक या संघात मूलक। संघात से संघाती भाषाएं, संघात प्रधान भाषाएं, संघात मूलक भाषाएं या संघातात्मक भाषाएं। तो इस तरह से इसके इतने सारे नाम हैं। और इन नामों में हमको लगता है कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो। और समास प्रधान या प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के मुख्य रूप से दो थे। और ये जो दो भेद हैं बहुत ही स्पष्ट हैं। पूर्ण समास प्रधान, पूर्ण समस्त प्रधान। समास से बने हुए शब्द को, पद को समस्त पद कहते हैं। तो समस्त समास, समास से बने हुए समस्त प्रधान, पूर्ण समस्त प्रधान। और अंग्रेजी होगी इसकी कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटिव लैंग्वेजेस, जो आप देख सकते हैं। कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटिव लैंग्वेजेस, पूर्णतः समास प्रधान या पूर्ण समस्त प्रधान। और जितने नाम बताए मैंने सबको जोड़ करके आप कर। और दूसरी जो भाषा अपूर्ण समास प्रधान, इसको इन्हें कंप्लीटली नहीं कह सकते। पूर्ण का विपरीतार्थक अपूर्ण होता है, लेकिन ये बिल्कुल विपरीतार्थक नहीं होता। तो ये नाम नहीं दिया जा सकता। ये स्पष्ट कर दिया कि अपूर्ण या इनकम्प्लीटली नहीं कहा जा सकता। जो कुछ भी होता है तो वह आंशिक रूप से हो, आंश रूप में हो। और इसको पार्शियल इनकॉर्पोरेटिव लैंग्वेजेस कहते हैं। और आप चाहें तो पार्शियली इनकॉर्पोरेटिव लैंग्वेजेस भी
कह सकते हैं। आइए हम समझें इसको। पूर्ण समास प्रधान कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटिव भाषाओं में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि अर्थ और उधर जो अविकारी संबंध तत्व बताए, सब में योग होता। इसीलिए इसको पूर्ण समास प्रधान कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय सूचक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि सब में पूर्ण रूप से योग होता है। संबंध अर्थ तत्व का और संबंध तत्व का पूर्ण योग होता है, सबका योग होता है। इसीलिए या फिर ऐसे समझिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनका भी इस तरह से लिंग, वचन, काल, कारक सहित तो योग होता है। तो इसीलिए इनको पूर्ण समास प्रधान या कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटिव लैंग्वेजेस कहते हैं। और ये पार्शियली इनकॉर्पोरेटिव लैंग्वेजेस में क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आदि या फिर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि इस प्रकार से सबका योग नहीं होता। अगर सबका योग होता, ये भी पूर्ण समास प्रधान ही हो जाता। आंशिक समास प्रधान क्यों होता? क्योंकि इसमें अंश ही, और अंश क्या मिलते? सर्वनाम मिलते हैं और क्रियाएं मिलती हैं, बस इन्हीं दोनों का योग होता है। आंशिक समास प्रधान, आंशिक समास प्रधान भाषा केवल सर्वनाम और क्रियाओं का योग होता है। और क्रिया जो है सर्वनाम में इस प्रकार मिल जाती है कि क्रिया का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्रिया की अपनी कोई सत्ता नहीं रह जाती। क्रिया जो हो जाती है वह सर्वनाम की पूरक हो जाती है। ये आंशिक समास प्रधान भाषा में अर्थ तत्व और संबंध तत्व के मिलने की प्रकृति, नेचर और उसकी मात्रा भी। सर्वनाम और सिद्ध क्रिया इन्हीं दोनों का मिलन होता है, योग होता है। और क्रिया इस प्रकार से घुल मिल जाती है सर्वनाम, जिस प्रकार से नदी जो है सागर में मिल जाती है और नदी का अस्तित्व जो है लुप्त हो जाता है, उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से आंशिक समास प्रधान भाषाओं में क्रिया रूपी सरिता जो है सर्वनाम रूपी सागर में इस प्रकार से मिल जाती है कि क्रिया रूपी सरिता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, और यह जो है इसी सर्वनाम रूपी सागर का पूरक होकर के रह जाती है। तो यह हमने समझा। इसको थोड़ा सा और समझने की जरूरत। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि तो इसमें मिलते हैं, और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान भी मिलते हैं, ये मैंने बताया है। और लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के जो शब्द हैं, शब्दों के प्रत्येक प्रकार के शब्दों की
मुख्य मुख्य अंश ही मिलते, पूरे के पूरे शब्द आपस में नहीं मिलते। मुख्य मुख्य अंश इस प्रकार मिल जाते हैं कि एक शब्द का वाक्य बन जाता है, एक शब्दात्मक वाक्य। मुख्य मुख्य अंश मिलते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के शब्दों के मुख्य मुख्य अंश जो हैं वो मिलते हैं और क्या करते हैं कि मिल करके एक शब्दात्मक वाक्य का निर्माण करते हैं। और इसमें तो बताया कि केवल सर्वनाम और क्रिया यही दोनों परस्पर मिलते, ये बताया। और इसमें जो है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ग्रीनलैंड की जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वहाँ के मूल निवासियों की जो भाषाएं हैं और बोलियां हैं वो इसमें आती। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मूल निवासियों की जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, वे इसमें आती। और फिर जैसे बास्क भाषा, तो बास्क भाषा जो है, बास्क भाषा जो है वह जो है ये आंशिक समास प्रधान भाषा में आती है। तो इसका जो है हम कुछ उदाहरण जो है देखेंगे। आइए, जैसा कि मैंने बताया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड के मूल निवासियों की भाषाएं और बोलियां जो हैं वे पूर्णतः प्रचलित भाषाओं में आती हैं, पूर्ण समास प्रधान भाषाओं में आती हैं। और बास्क जो है, बास्क के विषय में बताया कि पेरिनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा, पेरिनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा है बास्क। इसमें जो है आंशिक समास प्रधान भाषाओं का यह एक अच्छा उदाहरण है। हम कुछ उदाहरणों पर गौर करेंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रचलित भाषा का उदाहरण हम लेंगे। इसमें हम देखते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका की चेरोकी भाषा, चेरोकी भाषा, इसके उदाहरण ले रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका की चेरोकी भाषा में क्रिया है नातेन, नातेन माने लाओ। फिर संज्ञा पद है अमोफोल, अमोफोल का अर्थ है नाव। और फिर एक सर्वनाम पद हम,
दक्षिणी अमेरिका की चेरोकी भाषा में नातेन क्रियापद है, लाओ का अर्थ देता है, अमोकोल संज्ञापद है, नाव का अर्थ देता है, और नीम जो है वह सर्वनाम पद है, हम का अर्थ देता है। अब देखते हैं कि तीनों के मेल से जो एक शब्द बनता है, नाधोलिनिन, नाधोलिनिन का अर्थ हुआ लाओ नाव हमारे पास, या लाओ नाव हमारे लिए, दोनों ही अर्थ कर सकते हैं। नाधोलिनिन, लाओ नाव हमारे पास या लाओ नाव हमारे लिए। तो यह है, आप हिंदी में लिख सकते हैं हमारे पास नाव लाओ या हमारे लिए नाव लाओ, हिंदी में इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए नातेन है, अमोकोल है, नीन है, और ये शब्द अपने मुख्य मुख्य अंशों को लेकर के यहाँ मिल गए, और इस प्रकार से मिल गए कि नाधोलिनिन में वो ना जो है नातेन, अमोकोल वो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है, और नीन पता चलता है यहाँ है। तो नाधोलिनिन में नातेन, अमोकोल, नीन तीनों के मेल से ये लाओ नाव हमारे पास है, लाओ नाव हमारे लिए, ये। और अब देखते हैं कि ग्रीनलैंड की जो भाषा है, एस्किमो भाषा का एक उदाहरण देखते हैं। ग्रीनलैंड की एस्किमो भाषा का एक उदाहरण देखते हैं। उसमें देखिए ग्रीनलैंड की एस्किमो भाषा, औलीसर, और औलीसर का जो शाब्दिक मछली मारना, औलीसर मछली मारना, ये क्रियापद है, क्रिया। और दूसरा शब्द है पेयरतोर, पेयरतोर किसी काम में लगना, किसी काम में लगना। और फिर अगला शब्द है पिन्ने स्वर को, पिन्ने स्वर को, वह शीघ्रता करता, सर्वनाम और क्रिया का योग है इसमें। पिन्ने स्वर को वह शीघ्रता करता है, पेयरतोर किसी काम में लगना, औलीसर बताया, औलीसर छूट गया था, सॉरी, औलीसर मछली मारना, पेयरतोर किसी काम में लगना, और पिन्ने स्वर को वह शीघ्रता करता। आप देखिए इन तीनों शब्दों को मिलाने से जो बनता है, औलीसरी, ये तो यहां से आ गया, औलीसर से औलीसरी, और पे हट गया और तोड़ लग गया।
अरतोड़ और पिन्ने हट गया। यहाँ पे हट गया, पिन्ने हट गया और इस सरी में सही की मात्रा लग गई। और इस सरी अरतोड़ सुअर को, और इस सरी अरतोड़ सुअर को अर्थ हो जाएगा। वह मछली मारने के काम में शीघ्रता करता। वह मछली मारने के काम में शीघ्रता करता है, तेजी करता है। वह मछली मारने के काम में शीघ्रता करता है। तो ये हमने उदाहरण देखा है। और अब जो है पेरिनीज पर्वत के पश्चिमी भाग की जो भाषा है बास्क, इसका एक उदाहरण देखेंगे। आंशिक भाषा, आंशिक प्रश्लिष्ट भाषा। बताए पेरिनीज पर्वत के पश्चिमी भाग की भाषा है बास्क, और इसका जो है उदाहरण हम देखेंगे। दकार की ओर, ये एक है। दूसरा है नकार सु, सर्वनाम और क्रिया, सर्वनाम और क्रिया। तीसरा शब्द है हकार। तो देख लीजिए, दकार की ओर, मैं इसे ले जाता हूं उस तक, मैं इसे ले जाता हूं उस तक, मैं इसे ले जाता हूं उस तक। हिंदी में आप कर सकते हैं, मैं इसे उस तक ले जाता हूं, मैं इसे उस तक ले जाता हूं। नकासु का अर्थ हुआ तू मुझे ले जाता है, तू मुझे ले जाता है। नकारसु, तू मुझे ले जाता है, नकारसु। और हकार का अर्थ होगा मैं तुझे ले जाता हूं। मैं तुझे ले जाता हूं। तो इस प्रकार से आज हमने योगात्मक भाषाओं का वर्गीकरण देखा, और उसमें प्रश्लिष्ट भाषाओं पर, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट भाषाओं पर पूरा विचार किया। और अब जो दो भाषाएं योगात्मक भाषाओं के अंतर्गत शेष रह रही हैं, विभक्ति प्रधान या श्लिष्ट भाषाएं और प्रत्यय प्रधान अर्थात अश्लिष्ट भाषाएं, इन भाषाओं पर चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।